आज का मेरा सेशन रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बीएससी फाइनल के। आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगा, क्योंकि कॉलेज के मोस्टली कई स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रही है कि हमारा जो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है और हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नहीं बताए गए हैं, हम किस तरह से तैयारी करेंगे और किस तरह से पेपर में क्या लिखेंगे। तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज बीएससी फाइनल के इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कवर करता हूँ। मैं जो भी ये क्वेश्चंस है वो जो आपकी बीएससी फाइनल सॉलिड पेपर्स की जो बुक है इसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगा। मोस्टली मैंने ये क्वेश्चन करवा दिए हैं, फिर भी आपको अच्छे से इसको कवर करवाऊंगा। आप स्टार्टिंग पेज नंबर आइएगा 2.1 पे, पेज नंबर 2.1 पे आपको ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है यहीं से स्टार्ट है। आप साथ में बुक रखिएगा और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कीजिएगा। इसमें देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में ही मोस्टली सभी क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। इन क्वेश्चंस को मैं क्लास में वैसे कवर करवा चुका हूं, फिर भी यहाँ पर एक बार इनको मैं डायरेक्ट फास्ट वे में कवर करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है HASB संकुलना से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी के बारे में समझाना है। हार्ड सॉफ्ट एसिड थ्योरी के बारे में मैंने अच्छे से कवर किया है। इसमें तीन थ्योरीज है वो मैंने समझाई है। तो तीन थ्योरीज है, आपको इनको बुक में शॉर्ट में लिखा गया है। आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी से कवर करना। ये जो भी तीनों थ्योरी लिखाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है और ये जो पाइबन थ्योरी है और पिट्जर सिद्धांत है, ये आपको कॉपी में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। इसको कॉपी से अच्छे से याद करना। हो सकता है HASB सिद्धांत ये कंप्लीट पूछा जाए या इसी में से कोई थ्योरी का एक पार्ट पूछा जाए। सेकेंड क्वेश्चन है वर्ग ए तथा वर्ग बी के धातु आयनों से क्या तात्पर्य है, यानी इसमें डिफरेंस पूछा है। तो सुनना, वर्ग ए और वर्ग बी, वर्ग ए और बी इसको डिफाइन किया गया है हल्के और भारी धातु तत्व के आधार पे। इस पे देखो इसका आंसर देखना, वर्ग ए तथा वर्ग बी के धातु तत्व है। इसमें क्षारीय धातु जिस तरह से बोरोन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, इनसे प्राप्त लिखे हुए हैं। जबकि जो समूह बी है, समूह बी में जिस तरह से भारी धातु है, भारी धातु का मीनिंग है जिसका एटॉमिक मास है वो मोर देन और ज्यादा होता है। जिस तरह से Ag है, Hg है, Pd है, प्लेटिनम है। ठीक है, आपका अर्जेंटम है, मरकरी है, प्लेडियम है और प्लेटिनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल क्षारों की परम कठोरता को समझाइए। ठीक है, इसमें परम कठोरता को समझाने का आपका एक मोस्टली जो फॉर्मूला दिया था, ईटा इक्वल टू IE माइनस EA/2, ये फॉर्मूला है। इसके रिगार्डिंग आपको होमो और ल्यूमो क्लास में अच्छे से समझाया था, इसी को वहीं थोड़ी से याद करना है। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न संकुलों के स्थायित्व को समझाइए। इसमें जिस तरह से कैडमियम का NH3 अमोनिया के साथ संकुल है और कैडमियम का CN साइनाइड के साथ संकुल दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसको हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी के बेस पे समझाना है। आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। हार्ड के साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है और सॉफ्ट के साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, बस ये छोटी सी थ्योरी है, इसी के बेस में आपको समझाना है। अब देखो मैं बात करता हूँ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मैं वैसे सभी क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है HASB संकल्पना को समझाइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से रट्टा मार लेना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पे आओ, विद्युत ऋणता तथा अम्ल व क्षारों की कठोरता और मृदुता के मध्य क्या संबंध है। ठीक है, इसमें तो वही पहले वाला ही फॉर्मूला है, ईटा इक्वल टू IE माइनस EA/2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी/2। ठीक है, ये फॉर्मूला की जो आयनन क्षमता माइनस आयनन विभव माइनस इलेक्ट्रॉन बंधुता/2। बस ये फॉर्मूला है, इसी के रिगार्डिंग आपको कॉम्प्लेक्स संकुल, आपको स्थायी संकुल, स्टेबल कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स इन्हीं के बारे में बताना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, सहजीविता को संक्षेप में समझाइए। ये सहजीविता है, इसको ढंग से याद करना है, मैंने नोट्स में बताया, इसको ढंग से याद करना है। नेक्स्ट देखना, HI व HF में स्थायी वाला स्टेबिलिटी का है। स्टेबिलिटी आपको वही हार्ड और सॉफ्ट के बेसिस पे बतानी है। HASB सिद्धांत की सीमाएं, आपको जो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ था वहाँ के लास्ट में HASB सिद्धांत की सीमाएं लिखाई गई है, उन सीमाओं को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कठोर और मृदु क्षारों के 5 लक्षण बताइए। लक्षण का मीनिंग होता है उनके अंतर बताना है। आपको चार्ट बताया गया है, उस चार्ट में से अंतर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्रकृति में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट पाए जाते हैं। ठीक है, और कॉपर तथा Ag के सल्फाइड पाए जाते हैं। ये कुछ भी नहीं है, नया नहीं है। सिर्फ हार्ड वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होता है स्टेबल, और सॉफ्ट वाला कैसा होता है वो भी स्टेबल होता है, बट हार्ड और सॉफ्ट वाला अनस्टेबल, वैसे ही सॉफ्ट और हार्ड वाला भी अनस्टेबल। ठीक है, इसी के बेसिस पे इनको बताना है। नेक्स्ट देखना,
AgI2 माइनस स्थायी है परंतु AgF2 माइनस अस्थायी है, वही है हार्ड सॉफ्ट वाला सिस्टम है, उसी के बेस पे समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 9 नंबर का क्वेश्चन है, संकुलों का स्थायित्व है अम्ल क्षार की कठोरता या मृदुता से किस प्रकार प्रभावित होता है समझाइए। ठीक है, ये भी आपको हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस है उस थ्योरी को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्जर सिद्धांत को समझाइए, ये पहले अपना कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बंधनीय संभाव्यता को समझाइए। बंधनीय संभाव्यता का मीनिंग होता है लिंकेज, लिंकेज का मीनिंग होता है ये कहाँ से आएगा, जो भी लिगेंड है, लिगेंड का मीनिंग जिस तरह से लिगेंड का मीनिंग है कि उस टाइप का लिगेंड होना चाहिए कि जिसमें जो सेंट्रल एटम है, 2 टाइप्स के सेंट्रल एटम से क्या हो कर सकता है, जो मेटल है वो बॉन्डिंग कर सकता है। जिस तरह से यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में 5 साइनो ग्रुप है और एक उसके बाद में NCS का NCS ग्रुप जुड़ा हुआ है और फिर उसमें बाद में SCN ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मीनिंग साइनेटो जुड़ा हुआ है, फिर आइसोसाइनेटो, यानी साइनेटो में क्या है, N नाइट्रोजन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है और उसमें बाद में आगे सल्फर डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। उसी तरह से NC और CN यानी साइनो और आइसोसाइनो ग्रुप जुड़े हुए हैं। बस लिंकेज संभाव्यता वही है जिस तरह से आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे कि मेटल के साथ में जिस तरह CN साइनो ग्रुप जुड़ गया, आइसोसाइनो जुड़ गया, सल्फेटो जुड़ गया, थायोसल्फेटो जुड़ गया, वो का वो सिस्टम है। अब देखो मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया HASV संकल्पना, इसमें जो फर्स्ट था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसमें बाद में सेकंड वाला जो आपको थ्योरी बताई थी पाइबंद सिद्धांत और थर्ड था पिट्जर सिद्धांत। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो आपको ये जो सहजीविता है इसको ढंग से देख लेना। सहजीविता इसमें कोई नया नहीं है, बस वही हार्ड और सॉफ्ट जो थ्योरी है उसी को समझाने गया है और बाकी तो एग्जाम्पल है, आपको बस थोड़ी यदि पता है तो एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये HASV सिद्धांत है, इसकी लिमिटेशन देख लेना। नेक्स्ट मैं सेकंड चैप्टर की बात करता हूँ। CFSE क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये जो CFSE है इसके मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं, अष्टफलकीय की डायग्राम बनाए थे, चतुष्फलकीय भी बनाए थे, वर्ग समतलीय की भी बनाए गए थे। डायग्राम को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, म्यू इफेक्टिव और म्यू स्पिन चक्रण वाले के मध्य संबंध। ये संबंध आपको बताया था, इसका डेरिवेशन कराया गया है, बुक में जरूर शॉर्ट में है, आपको कॉपी में अच्छे से बताया हुआ है, उसको अच्छे से वहां से कवर करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से याद करना है, आप कॉपी में आपको लिख के याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एलएस कपलिंग क्या है। एलएस कपलिंग, ये एलएस युग्मन है, ये एलएस कपलिंग आपको कॉपी में करवाया हुआ है। एलएस कपलिंग क्या होती है, ठीक है, इसी को देखना है, वही L+S वाला, L-S वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण में कक्षीय योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। अब देखो ये कक्षीय योगदान पर जो टिप्पणी है इसको आपको क्या करना है, जिस तरह से ये यहाँ पे देखो कक्षक संभ्रंश, इसमें संकुलों, इसका आंसर देखना, संकुलों के चुंबकीय आघूर्णों में कक्षीय योगदान, कक्षक संभ्रंश होने चाहिए, कक्षकों का आकार आकृति समान होनी चाहिए, कक्षकों में समरूप चक्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको वैसे लिखा गया है T2G और EG। इसमें देखो विन्यास का चार्ट बना हुआ है, D1 D2 D3 D4, ये चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बेसिस पे आपको T2G नीचे आता है, जिस तरह से अष्टफलकीय की बात करूँ EG ऊपर आता है। ठीक है, तो T2G पहले यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है तो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करता है, तो पेयरिंग करके ले लेना है, फिर नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है, इसके एग्जांपल दे रखे हैं। यदि आपको अच्छे से इसको पढ़ा है वहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, उसके बेसिस पे बस पेयरिंग करनी है और इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, इसे ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति, ये चुंबकीय प्रवृत्ति कॉपी में लिखाया गया था, इसकी डेफिनेशन याद करना है और फिर इसकी 2 विधि दे रखी है। जिस तरह से जो गोई की विधि, इसको ढंग से याद कर लेना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है। गोई की विधि को संक्षिप्त रूप से समझाइए। ठीक है, इसका जो डायग्राम है इसके साथ में इसका डेरिवेशन है, इसको ढंग से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, यह संयोजकता बंध सिद्धांत से कैसे भिन्न है। ठीक है, यानी जो क्रिस्टल यानी CFT और VBT है उसमें डिफरेंस पूछा है, ये डिफरेंस है। ये देखो डिफरेंस इसमें बुक में कई कवर करवाए गए हैं, मैंने आपके शायद कॉपी में लिखवाया होगा, नहीं भी लिखवाया होगा तो 11th में 12th में फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में CFT और VBT में आपको डिफरेंस करवाया जाता है। VBT और CFT में डिफरेंस की मैंने आपको सेकेंड ईयर की कॉपी में वहाँ पे उठा के देख लेना, एक वहाँ पे टॉपिक है VBT और CFT में अंतर। ओके, वही आपको कोई भी 6-7 अंतर लिखने हैं और यदि आप समझ पाते हो तो ये बुक्स में अंतर दिए गए हैं, इनको बस अंतर को टेबल के रूप में बना के लिखोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से निम्न आकृति के चुंबकीय आघूर्णों के मान। ये चुंबकीय आघूर्णों के मान का मीनिंग है जो आपका म्यू का जो मेन फॉर्मूला था, म्यू इक्वल टू √n मल्टीप्लाई n+2 बोर मैग्नेटोन। बस वो फॉर्मूला लगाना है और इसके बेस पे ये देखो जिस तरह से फर्स्ट वाला है K3 Fe F6, इसमें Fe है, Fe किस स्टेज में आएगा, Fe+3, तो Fe+3 के हिसाब से बस Fe का इसमें Fe ये अष्टफलकीय संरचना है तो अष्टफलकीय के बेसिस पे इसका क्या करो डायग्राम बनाया और n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बेस पर बस इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाला गया है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवृत्ति को समझाना है, एलएस कपलिंग को समझाना है, क्यूरी ताप को समझाना है। ये ढंग से रट्टा मार लेना, एलएस कपलिंग और क्यूरी ताप, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूरी ताप की आपको डेफिनेशन डायग्राम वगैरह नोट्स में मैंने अच्छे से कवर करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर निम्न को समझाइए। ठीक है, ये जिस तरह से दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय की प्रवृत्ति बतानी है। आपको पता है यदि n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 0 है तो कैसा हो जाता है, नॉर्मली कैसा हो जाता है, प्रतिचुंबकीय। n की वैल्यू है तो कैसा हो जाता है, अनुचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सहकारी चुंबकत्व पर टिप्पणी लिखिए। ये सहकारी चुंबकत्व का मीनिंग क्या था, ये मिश्रण था। अरे 2-3 युग्मों का जिस तरह प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय, उनका मिश्रण ही था। उसके बेसिस पे देखो दो इसमें टाइप भी बताए गए आपके, लो चुंबकीय के और विपरीत लो चुंबकीय के। इसकी डेफिनेशन आपको कॉपी में बताई गई है। इसकी डेफिनेशन के साथ में ध्यान रखना, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल प्लस इसका जो डायग्राम, ये जिस टाइप का ये इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम ये बनाना है तभी मार्क्स मिलेंगे। एग्जांपल और ये डायग्राम तभी मार्क्स मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है, वही प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय, उनकी डेफिनेशन लिखनी है। बट ध्यान से एग्जाम्पल जरूर लिखनी है, विदाउट एग्जाम्पल आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर हमेशा एग्जाम्पल देखना है, वो बीच की रामायण नहीं पढ़ता कि आपने क्या लिखा है। ये जिस तरह से एन से एस की ओर है, ये जो चुंबकीय रेखा शिफ्ट हो रही है, इसके बारे में भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, CFT के आधार पर TiCl3 के जलीय विलयन TiH2O6 Cl3 के अवशोषण स्पेक्ट्रम। ये जो टाइटेनियम का जो हेक्सा एक्वा का जो कॉम्प्लेक्स है, इसका अवशोषण स्पेक्ट्रम है, उसको मैंने समझाया गया है बुक में, अच्छे से इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये जो टाइटेनियम H2O6 Cl3 वाला ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका अवशोषण स्पेक्ट्रम, इसको ढंग से याद कर लेना। मैंने बुक में कॉपी में अच्छे से करवाया है, फिर भी यदि कोई आपको लगता है तो एक बार इस बुक से भी पढ़ लेना, बट मैंने नोट्स में इसको अच्छे से करवाया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से चाहे रट्टा मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, CiH2O6+2 संकुल का नीला रंग होता है जबकि दूसरे वाले संकुल का गहरा नीला। ठीक है, वो तो अवशोषण स्पेक्ट्रम के आधार पे है, आप इसको पढ़ लेना, समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, इसमें जो C नंबर वाला क्वेश्चन है, क्यूरी ताप तथा नील ताप क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देख लेना, मैंने कॉपी में भी लिखवाया है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट दो 3rd नंबर की यूनिट है। मैं पहले 2nd नंबर की जो यूनिट थी, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिमार्क करवा देता हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, CFSC को समझाइए, और इसमें अष्टफलकीय वाला संकुल है। अष्टफलकीय में क्या है, जो विपाटन है, यानी T2G और EG का, उसको विपाटन को अच्छे से देखना है। अष्टफलकीय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय को भी देख लेना। ठीक है, और एलएस कपलिंग सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है, एलएस कपलिंग म्यू एस और म्यू इफेक्टिव में जो रिलेशन है ये, और इसके साथ में इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें CFT और VBT में डिफरेंस। ये तो वैसे नॉर्मल छोटी क्लास का क्वेश्चन है, ये भी देख लेना। इसके साथ में ही ये जो क्यूरी ताप है और जो नील ताप है, इस क्वेश्चन को ढंग से इसको देखना है। और इसके साथ में जो टाइटेनियम TiH2O6 Cl3 वाला, यानी जो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ये जो क्लोराइड का संकुल है, इसका अवशोषण स्पेक्ट्रम, इसको तो ढंग से रट्टा मार लेना है, देख लेना है। मैंने कॉपी में समझा के लिखवाया है, पर यदि नहीं होता है कुछ भी तो उसको रट्टा तो आखिर इलाज है ये। नेक्स्ट 3rd नंबर का जो टॉपिक है, संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, चयन नियम को समझाइए। सिलेक्शन रूल आपको बताया गया, लेपोर्टी सिलेक्शन वाला, स्पिन सिलेक्शन वाला। ठीक है, बस वही सिलेक्शन रूल है। यहाँ पे बुक में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, कॉपी के नोट्स में देखना, बहुत अच्छे से लिखवाया है, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट है LMCT MLCT। ठीक है, लिगेंड टू मेटल जो ट्रांसफर वाला सिस्टम है, और मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर वाला सिस्टम है। कॉपी में एग्जाम्पल भी लिखवाए हुए हैं, अच्छे से लिखवाया हुआ है, वहीं से देखना। यहाँ पे इतना अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है,
प्लेटिनम सेकंड वर्गाकार समतलीय संकुलों में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जो प्लेटिनम के संकुल है उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैंने कॉपी में ढंग से आपको 2 दिन का लेक्चर लिया था मैंने इसी टॉपिक को समझाने के लिए। ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को ढंग से देख लेना है। अभिक्रिया मैंने वहां पे आपको बहुत धीरे धीरे समझाई थी, कॉपी में देखना। यहाँ पे बुक में हो सकता है कि इसको फास्ट वे में दिया हुआ है, बट आप कॉपी में देखना, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा और इसको ढंग से देखना है। और इसी में देखो ये सेकंड पार्ट है सारचर्य विधि, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म है इस प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स की, सबसे इंपॉर्टेंट ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म वाली रहती है, ये इसके चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट इसमें देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है D1 विन्यास के लिए ओर्गल आरेख। ये ओर्गल आरेख है D1 विन्यास D9 विन्यास, मैंने दोनों के लिए सेपरेट रूप से बनाया है। बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे ये नहीं समझ में आएगा, मैंने नोट्स में आपको अच्छे से सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में पढ़ाया है, वहां पे अच्छे से देख लेना, 2-3 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो मैं रिपीट करवा दूंगा। नेक्स्ट बाद में 4th नंबर क्वेश्चन देखना, धातु संकुलों के उष्मागतिक स्थायित्व है वह इसको प्रभावित करने वाले कारक। मैंने साफ साफ हेडिंग लगाई है, उष्मागतिक स्थायित्व है उनको प्रभावित करने वाले के। यहाँ बुक में तो हो सकता है आपको 5 प्रकार के पॉइंट है, मैंने वहां पे कॉपी में 6-7 प्रकार के पॉइंट है और सभी को अच्छे से विथ एग्जाम्पल मैंने लिखवाया है, तो वहां से इस क्वेश्चन को कॉपी से याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है D1 D9 का ओर्गल आरेख, ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना 6 नंबर क्वेश्चन है संकुल यौगिकों के गतिकीय व उष्मागतिकीय स्थायित्व है, ठीक। गतिकीय यानी काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक, इसमें स्थायित्व की तुलना करनी है, ये इनमें तुलना करनी है। इसको आपको इंडेक्स के रूप में बना सकते हो तो इंडेक्स के रूप में बनाना, उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज यदि नहीं भी बना पाते हो तो मैंने कॉपी में लिखाया है, उसको उस थ्योरी में याद कर लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ट्रांस इफेक्ट। ये ट्रांस इफेक्ट और प्लेटिनम के संकुल इसमें से 100% है, एक क्वेश्चन श्योर आपको मिलेगा, मेरी श्योरिटी है। प्लेटिनम सेकंड के संकुल, जो प्लेटिनम सेकंड में उसमें जो संकुल का मीनिंग है उसमें एसोसिएटिव वाली रिएक्शन वो वाला, या उसके अथवा में आ जाए या दोनों आ जाए, ट्रांस इफेक्ट वाला एक क्वेश्चन की श्योरिटी है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखना, इसमें 7 के नंबर का क्वेश्चन है संकुलों के उष्मागतिक स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना लेपोर्टी सिलेक्शन रूल, 8 नंबर का क्वेश्चन है लेपोर्टी सिलेक्शन रूल। लेपोर्टी सिलेक्शन रूल है, यहाँ पे आप बुक की में याद करने की बजाय कॉपी में नोट्स में देखना, वहाँ पे लेपोर्टी सिलेक्शन रूल पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखाए हैं, उस एग्जाम्पल को भी साथ में आपको लिखना है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है प्लेटिनम सेकंड में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी जो प्लेटिनम के संकुल है उसमें NSR अभिक्रिया, इसको भी देखना है। ये वही हो गया प्लेटिनम सेकंड के संकुल में, फिर कह देता हूँ प्लेटिनम सेकंड के संकुल यानी उसमें NSR अभिक्रिया एसोसिएटिव वाली, एक तो ये क्वेश्चन, सेकंड उसके अथवा में मान लेना है, कैसे मान लेना, सेकंड ट्रांस इफेक्ट वाला, इसमें एक क्वेश्चन की 100% श्योरिटी आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है नहीं है। 4th नंबर का चैप्टर कार्ब धात्विक रसायन, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर भी सुनना, पढ़ाया नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। इस चैप्टर में जितना पार्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुनना, इसका 50% पार्ट है मैंने कवर करवा दिया, उसके साथ में ही कवर करवा दिया। जिस तरह से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न यौगिकों की संरचना, ये देखो LiCH3 वाली जो संरचना है, ये बुक में संरचना गलत दी हुई है, मैं अभी आपको यहाँ पे करेक्ट इसकी स्ट्रक्चर दे दूंगा। इसके अष्टफलक की संरचना होती है, आपको इसको क्या करना है, इसके साथ में ये वाली संरचना बनानी है जो मैं करेक्ट वाली आपको दूंगा, ये संरचना बना लेनी है। इसमें जिस तरह से लिथियम है वो क्या है कि CH3 मेथिल ग्रुप के साथ में अटैच है। नेक्स्ट वाली संरचना देखना, ये PS2SN यानी जो फेनिल ग्रुप है वो SN एंटीमनी के साथ में संयोजित है। एंटीमनी कहां से आता है, काम से गए शंकर प्रभु, काम से गए शंकर प्रभु। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, इसका मीनिंग वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखना कार्बन है, इसका डायग्राम देखना PS2SN वाला डायग्राम में देखो, एक तो लोन पेयर दिखाई दे रहा है, एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है, मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 क्या हो गए, फेनिल के साथ में बंद हो गए, यानी संयोजकता पूरी हो गई, बस ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट 3rd वाला देखना CH3 का होल ट्वाइस SnF2, ठीक है, SN वो एंटीमनी यानी संयोजकता 4 है। यहाँ पे इसमें देखना कि जो SN है आपका एंटीमनी है, फ्लोरीन के साथ में संयोजित है और साथ में मेथिल के साथ में। अब देखो आपके माइंड में एक बात आएगी कि अभी तो आपने संयोजकता तो 4 बताई है, ठीक है, संयोजकता 4 है, बट ये क्या कर सकता है कि जिस तरह से SN एंटीमनी है, इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, अप होता है, तो ये क्या कर सकता है, अपनी संरचना का विस्तार कर सकता है, यानी जिस तरह से अपने जो रिक्त P कक्षक D कक्षक उनको भी काम में ले सकता है। तो इसके रिगार्डिंग इसकी संरचना में जो SN है 6 तक की बॉन्ड कवर कर सकता है। नेक्स्ट वाले देखना
Me2SnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। यानी जो आपका SN एंटीमनी है उसके साथ में मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके साथ में नाइट्रेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखना स्ट्रक्चर देखना समझ में आ जाएगी। NO3 माइनस है, सॉरी NO3, यस NO3 माइनस है, 2 NO3 माइनस के ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको ओपन करके लिख दिया गया है जिस तरह से N नाइट्रोजन OOO, एक इधर NO3 है एक इधर NO3 है, और उसके बाद में क्या हुआ है SN एंटीमनी, उसके एक ऊपर की ओर मेथिल जुड़ा हुआ है और एक नीचे की ओर मेथिल जुड़ा हुआ है। आप पढ़ते समय साथ में बोली पे मेरी भी ध्यान रखिएगा, और जो बुक है आपके पास में उस पे जो डायग्राम में जिस तरह से बता रहा हूं उस वे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें 5th नंबर का है, निकल का CO4, निकल है जिस तरह से CO4 यानी निकल है कार्बोनिल के, निकल के साथ में कार्बोनिल के 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। बस इसकी तो नॉर्मल सी स्ट्रक्चर हो गई, ये देखो स्ट्रक्चर दी हुई है, चतुष्फलक की स्ट्रक्चर इसकी बन गई। नेक्स्ट वाला देखना Al4N4, Al एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कौन से में आता है, बेटा लिग या इंडियन टिलू, यानी बोरोन, बोरोन का मीनिंग क्या हो गया, सजगता 3 हो गई। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कितनी होती है, 5 होती है, बट इनकी जो संरचना है जो Al4N4 है इसकी संरचना अष्टफलक की बताई गई है, ठीक है। अष्टफलक की संरचना है वही है कि एक साइड नाइट्रोजन है और उसके साथ में एल्यूमिनियम से युक्त है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, समांग हाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। नाम सुना, समांग, होमोजीनियस, होमोजीनियस का मीनिंग समान रूप से टूटेंगे। देखना एक एग्जांपल देखना, PH3P का होल ट्राइस RHCl प्लस H2, ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो A नंबर है उसमें देखो फर्स्ट वाला ऊपर की ओर जो एग्जांपल है मैं उससे की बात कर रहा हूँ। इस एग्जांपल में आप देखोगे तो इसमें देखो H2 है, H2 जुड़ा, ठीक है, H2 यहाँ पे हो गया। अब इसमें देख रखा है विषम योग और समयोग। विषम योग का मीनिंग क्या होता है कि जिस तरह से समान रूप से नहीं टूटेगा, और समयोग का मीनिंग क्या होगा, समान रूप से होगा। यदि देखो समयोग देखोगे तो सेम तरह के 2 कंपाउंड मिलेंगे, विषम योग में अलग अलग तरह के कंपाउंड मिल गए, ठीक है। बस आप यदि रिएक्शन भी लिख लेते हो, बाद में नीचे की रामायण है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आपने रिएक्शन ढंग से लिख ली तो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, धातु कार्बोनिल का वर्गीकरण, धातु कार्बोनिल का वर्गीकरण। ये देखना कितना सरल क्वेश्चन है, धातु कार्बोनिल, नाम आया धातु, मीनिंग धातु होगी, कार्बोनिल, कार्बोनिल का मीनिंग क्या हो गया, CO लिगेंड होगा। अब का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मीनिंग क्या होगा, देखो सुनना, यानी हो सकता, अभी देखो इसमें टाइप दिए हुए हैं, आंसर नंबर बी में, अगले नेक्स्ट वाले पेज में आ जाओ। इसमें देखो वर्गीकरण में एक नाभिकीय धातु यौगिक, एक नाभिकीय, फिर लिखा हुआ है द्विनाभिकीय, द्विनाभिकीय, फिर लिखा हुआ है ट्राई या बहुनाभिकीय, ठीक है। अब देखो इसमें इसका मीनिंग क्या है कि मेटल की संख्या 1 हो, 2 हो या 3 से ज्यादा हो, जिस तरह से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NiCO4, ठीक है। एंड टेट्रा कार्बोनिल निकलेट, निकल वाला जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ये वाला, यानी इसमें निकल 1 है तो एक नाभिकीय हो गया। द्विनाभिकीय का एग्जाम्पल देखना Mn2CO10, यानी जिस तरह से द्विनाभिकीय मीनिंग क्या हो गया, मेटल कितने, 2 है। नेक्स्ट देखना ट्राई, ट्राई वाला, ट्राई का मीनिंग जिस तरह से देखो नीचे वाला एग्जाम्पल देखना OH3CO12 है, यानी ओजियम 3 है और उसके साथ में कार्बोनिल के 12 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखना, अब इसमें EN का वर्गीकरण, इसको यहां पे रहने देना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखना, NiCO4 का अणुकक्षक आरेख बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से देखना। देखो अणुकक्षक कुछ भी ज्यादा नहीं है, निकल, NiCO4 इसमें निकल कौन सी अवस्था में है, कार्बोनिल, कार्बोनिल तो उदासीन लिगेंड होता है, निकल 0 अवस्था में है। 0 अवस्था का मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ऑर्गन 4s2 3d8, ये वाला सिचुएशन होगी। देखो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ भरा हुआ भी है, ये का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये वाली सिचुएशन होगी। अब यहाँ पे क्या किया गया है, जिस तरह से कार्बोनिल के 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड जोड़े गए हैं, 4 लिगेंड यहाँ पे जोड़े गए हैं तो ये इसकी चतुष्फलकीय संरचना बन गई, ठीक है। अरे देखो मैंने संकरण लास्ट वाले जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें संकरण समझाया था, CH4 की संरचना याद हो तो किसी को, CH4 में कैसे बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है 2s वाला भी कहाँ शिफ्ट हो जाता है 2p वाले में, वो का वही उसी तरह का इसमें सिस्टम दिया हुआ है। बस वो बाद में आगे इसकी जो मेन है ये जो NiCO4 की संरचना दी हुई है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड बन गया तो इसके रिगार्डिंग डबल बॉन्ड होता है, तो इसके रिगार्डिंग पहला बॉन्ड अपना कौन सा होता है, सिग्मा, दूसरा क्या होता है, पाई। इस संरचना में ये तभी इसी कारण से ये पाई का नाम दिया गया है। नेक्स्ट वाला देखना, ये प्रभावी परमाणु संख्या, ये प्रभावी यानी प्रभावी 3rd नंबर के क्वेश्चन में जो B नंबर का है प्रभावी परमाणु संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। प्रभावी परमाणु संख्या कोई नई चीज नहीं है, जिसको आप बोलते थे EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो ये है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसमें क्या होता है, जिस तरह से देखो इसका फॉर्मूला देखना, B नंबर के आंसर में आना, इसका फॉर्मूला देखना, EN का फॉर्मूला है M+2Y, M का मीनिंग होता है मेटल प्लस 2 का मीनिंग, ये वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता, फिर भी इसने बना दिया है, हम भी इसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। मेटल यानी जो मेटल में संयोजी इलेक्ट्रॉन, सॉरी संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं, मेटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 2Y, Y का मीनिंग है इसके साथ में कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, उसकी प्रकृति। जिस तरह से इसमें देखो एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CrCO6,
CrCO6। तो इसमें देखो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है। अब देखो कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, यानी क्रोमियम किस अवस्था में, 0 अवस्था में, यानी इसमें के पास में 24 के 24 इलेक्ट्रॉन है। यदि कोई अदर इसमें चार्ज स्पीसीज होती तो उसके आधार पर हम चार्ज के आधार पर इसको बैलेंस करते हैं, बट अपने पास में उदासीन स्पीसीज है तो इसके रिगार्डिंग 24 के 24 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट देखना कार्बोनिल है, कार्बोनिल के 12 इलेक्ट्रॉन है, कार्बोनिल के 12 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी CO6 है, ये एक कार्बोनिल है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब 2 करता है, ठीक है, तो अपने पास में कितने 6, तो 6 दूनी कितने हो गए 12, तो En का बस हो गया काम, यानी 24 प्लस 6 गुणा 2, यानी 24 प्लस 12 कितने हो गए, बंद करें, 24 प्लस 12 कितने हो गए 36 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखना FeCO5 की संरचना, FeCO5 ये आपको इस टाइप की संरचना, जिस तरह से PCl5 की संरचना होती है उसी तरह से सेम टू सेम है। PCl5 की संरचना कैसे होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, यानी देखो ये की वो संरचना PCl5, यानी 2 लिगेंड है, एक ऊपर नीचे और 3 क्या हो गए अपने तल में होते हैं, वो का वो सिस्टम है। नेक्स्ट वाला देखना धातु एथिलीन संकुलो, अब नाम है धातु एथिलीन, यानी धातु का मीनिंग एक तो मेटल होगा, साथ में एथिलीन, एथिलीन का मीनिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एथिलीन ग्रुप होगा, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। अब देखो इसके संकुलों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, अब एग्जाम्पल आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, सुनना। देखो अब इसमें एक नाम लिखा हुआ है जेस लवण की संरचना, ये जेस लवण कोई नई चीज नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिसल साल्ट, ZIESL, जिसल SALT साल्ट, जिसल साल्ट, ये यहाँ पे नाम सही नहीं लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी में इसको नाम जेसल साल्ट भी बोला जाता है, जिसल साल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखना इसके संरचना में देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटिनम C2H4Cl3 और ऊपर लिखा हुआ है माइनस, ठीक है। इसकी संरचना इसमें देखना प्लेटिनम की यदि संयोजकता है, ये प्लेटिनम 2 और 4 मोस्टली संयोजकता दिखाता है, और उसमें भी मोस्टली कौन से दिखाता है 4 वाली, तो इसमें प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ में 3 तो क्लोराइड जुड़ गए और एक बॉन्ड। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, ये बॉन्ड है एथिलीन CH2 के मिड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ठीक है, ये की स्ट्रक्चर है। अब सुनना, जो प्लेटिनम है ये बॉन्ड किसके साथ में बना रहा है, किसी भी कार्बन के साथ नहीं बना रहा, ये इनके मिड में, यानी जो दोनों कार्बन है उनके मिड के साथ में बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो 3 तो जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम की 3 संयोजकता क्लोरीन से संयोजित हो गई और ये किससे हो गई, इन बॉन्ड के मिड वाले से, तो 4 संयोजकता कंप्लीट हो गई। और ये जिसल साल्ट की संरचना है, इसको ढंग से रट्टा मार लेना, जिसल साल्ट की संरचना ये बहुत बार पूछा जाता है, और यहाँ की इसकी छोटी सी थ्योरी लिखी हुई है, उस थ्योरी को भी एक बार पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले देखना टिन के कार्ब धात्विक यौगिक, इस क्वेश्चन को छोड़ देना, मैंने पढ़ाया नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि मैं आगे की क्लासेस जिस तरह से मैं बोर्ड पे भी करवा सकता हूँ, है मेरे पास में बोर्ड वगैरह अवेलेबल, यदि आप कमेंट्स वगैरह करोगे तो मैं इसको करवा दूंगा। नेक्स्ट वाला देखना धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, इसकी बंध प्रकृति की व्याख्या कीजिए। धातु कार्बोनिल यानी मेटल के साथ में कार्बोनिल जुड़ता है, ये देखो याद हो तो ये मैंने क्वेश्चन इस टाइप से करवाया, मेटल बाद में CO, ठीक है, यानी जिस तरह से क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, लिगेंड से मेटल की ओर, ठीक है, सिग्मा बंध बना, फिर मेटल से लिगेंड की ओर, बस यानी सिग्मा पाई, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, वो का वो आप वो सिस्टम लिखा है ना वहाँ पे MCO, यानी पहले लिगेंड कहाँ गया, सॉरी पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, लिगेंड से मेटल, फिर किधर से किधर आया, मेटल से लिगेंड, बस सिग्मा और पाई बंध दर्शा दिया, काम हो गया। आपको ये रामायण इस प्रकार की लिखने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इसमें जो एग्जाम्पल है, देखो जिस तरह से एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मेटल CO वाला, ये इस तरह का बॉन्ड भी मैंने जो पिटचर्ड सिद्धांत वहां देखना, मैंने इस टाइप का डायग्राम बनाया, वो का वो डायग्राम उठा के आप तो कॉपी कर देना, काम हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखना 7 नंबर का क्वेश्चन, ओलिफिनिक कार्बन धात्विक यौगिकों के बनाने की विधियां। ओलिफिनिक नाम सुना, ओलिफिनिक, ये ओलिफिनिक कोई नया नाम नहीं है, एल्केन को बोला जाता है पैराफिन, एल्किन को बोला जाता है ओलिफिन, ठीक है, एल्केन को बोला जाता है पैराफिन और एल्किन को बोला जाता है ओलिफिन। यानी क्या होगा, जिस तरह से एथीन है, एथीन क्या होगी, एक तरह की ओलिफिन है, ठीक है। और इस चैप्टर में मोस्टली इंक्लूड भी कौन सी होगी, एल्किन ही होगी। अब देखना इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें एग्जाम्पल में वो का वही अपनी जिसल साल्ट की संरचना है, और कुछ तो याद होता है नहीं न होता हो, अभी जिसल साल्ट की संरचना बताई थी वो की वो यहाँ दी हुई है, इसको ढंग से बस ऐसा कैसा कॉपी कर देना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना 8 नंबर का, कारण सही समझाइए। कार्बोनिल यौगिकों केवल संक्रमण धातुओं द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना इसका रीजन पढ़ लेना, इसमें इसको रीजन पढ़ लेना, छोटा सा रीजन है, समझ में आ जाएगा। देखो इसमें लिखा हुआ भी है, कार्बोनिल मोनोऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण गुण है इसकी संक्रमण धातुओं के दाता लिगेंड के रूप में अभिक्रिया करने की क्षमता है, ठीक है, यानी CO कार्बोनिल, ठीक है, ये कार्बोनिल क्या लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ये तो ये लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट लाइन में देखना
जो एग्जैक्ट रीजन है यहाँ पे दिया हुआ है। कार्बनिक यौगिक केवल संक्रमण धातुओं ही द्वारा ही इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका डी कक्षक खाली रहता है, और CO एक उदासीन लिगेंड है जो अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म डी कक्षक के साथ साजित करता है। यानी जो CO है, CO की आप स्ट्रक्चर में देखना, अरे CO के स्ट्रक्चर में देखना, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई है, ठीक है, यानी पाई बॉन्डिंग वाला सिस्टम है, ठीक है। यदि मेटल इसके साथ में है, और मेटल भी कौन सा होना चाहिए, संक्रमण धातु वाला, ठीक है। तो संक्रमण धातु वाला होगा यानी डी कक्षक वाला होगा, डी कक्षक वाला होगा तो उसके साथ में क्या होगा, जिस तरह से फर्स्टली क्या किया, ये जो पाई बंद वाला, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो CO में पाई बंद है, ठीक है। इसका मीनिंग मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला सिस्टम है, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो फर्स्टली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर शिफ्ट होगा, CO से मेटल की ओर, फिर मेटल से किधर की ओर, किधर शिफ्ट हो गया, CO की ओर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग की क्या होगा, ये CO बॉन्ड बना लेता है किसके साथ में, मेटल के साथ में। नेक्स्ट देखना, वेनेडियम कार्बोनिल प्रभावी परमाणु संख्या नियम का पालन नहीं करता। ये VCO6 है, ये पालन नहीं करता है। देखो इसका एक आंसर देखना, VCO6 है, पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है देखना, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। VCO6 एक कार्बोनिल है, एक लिगेंड की CO, कार्बोनिल लिगेंड की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, 6 का मीनिंग कितना हो गया, 12। तो 23 और 12 कितने हो गए, 23 और 12 हो गए 35। जबकि आपको पता है EN संकुल कौन से वाला स्थायी होता है, 36 वाला, 36 वाला स्थायी होता है, ठीक है। तो इसकी क्या 36 हो रही है, क्या 36 नहीं हो रही, तो इसका मीनिंग कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। बात खत्म। नेक्स्ट वाला देखना, थर्ड वाला क्वेश्चन है, धातु कार्बनिक यौगिकों में कार्बन बंध लंबाई गणना करके ज्ञात की गई MC बंध लंबाइयों से कम होती है। धातु कार्बन बंध लंबाई गणना करके, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सही से नहीं लिखा हुआ है। ये देखो मेटल है, M है, जो मेटल है वो CO, जो लिगेंड है उसके साथ में बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है कि मेटल और कार्बन के मध्य की दूरी, ठीक है। एक तो वो डिस्टेंस लिए, एक C और O यानी जो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य की डिस्टेंस लिए, उन दोनों ही डिस्टेंस की तुलना की गई है। ये तुलना है वही बॉन्डिंग के आधार पर, ठीक है, बैक बॉन्डिंग के आधार पर, यानी जो फर्स्टली सिग्मा बॉन्ड बना, फिर जो अपना सिग्मा बॉन्ड बना, जो फर्स्टली जिस तरह से बैक बॉन्डिंग हुई, तो बैक बॉन्डिंग के आधार पर इसको डिफरेंस बताया गया है। अब यहाँ पे देखना, इसमें जो लेंथ है, लेंथ का भी बताया गया है यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि 1700 से 1860 सेंटीमीटर इनवर्स की, और यहाँ से 1850 से 2125 सेंटीमीटर इनवर्स की, ठीक है। इसमें आप देख लेना, इसमें आपको इसको बैक बॉन्डिंग के आधार पर समझाया गया है। अभी मेरे पास में बोर्ड अवेलेबल नहीं है, बट मैं इसको यदि बोर्ड अवेलेबल होता तो अच्छे से क्लियर कर पाता। यदि आपके कमेंट आएंगे तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छे से और अच्छे से समझा दूंगा। फिर भी आप इसको बुक से एक बार समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, इतना लेंथी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, एथिल लिथियम की संरचना। इसमें देखो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जिस तरह से अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, LiCH3 का होल 4 वाला, ठीक है, वो का वही क्वेश्चन है, बस उसमें मेथिल की जगह कौन क्या दिया हुआ है, एथिल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 10 का, EN प्रभावी परमाणु क्रमांक, EN को समझाना है। इसमें नेक्स्ट देखना, CrCO6 में सभी 6 CO समूह धातु के समान रूप से बंधित नहीं होते। अरे बंधित कैसे होंगे, CrCO6 अष्टफलक की संरचना है, अष्टफलक की संरचना, क्रोमियम बीच में आ गया, 4 किधर हो गए, कोनों पे, एक तल से बाहर की ओर और एक तल के अंदर की ओर। तो जो बाहर यानी जो ऊपर और नीचे की ओर होते हैं उनकी लंबाई क्या होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, और जो तल वाले होंगे उनकी लंबाई क्या होगी, कम होगी। ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, इसकी थ्योरी को पढ़ना, समझ में आ जाएगा। और इसको क्या करना है, CrCO6 की आपको स्ट्रक्चर भी बना लेनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों के बनाने की विधियाँ। ये क्वेश्चन मैंने वैसे समझाया नहीं है, आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है, इन विधियों को एक बार देखना। यदि ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी है तो इन विधियों में दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट इसमें जिस तरह से किसी में प्रतिस्थापन है, बिक्रिया है, किसी में एडिशन रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन और एडिशन रिएक्शन है, वही दी हुई है। यदि आप एक बार पढ़ोगे, ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी हुई है तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी वैसे इंपॉर्टेंट है, लिथियम के कार्ब धात्विक वाला। अब मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। जो 4th चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों की संरचना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनके जो 6 की जो संरचना है, 6 की 6 संरचना आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ये जो बीच की रामायण लिखी हुई है, इन रामायण की कोई जरूरी नहीं है, आपको संरचना याद कर लेनी है। संरचना याद हो गई, रामायण आप अपने अनुसार कुछ भी लिख देना, नंबर आ जाएंगे।
नेक्स्ट इसमें समांग हाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी लिखी है। इसकी आपको जो दो ऊपर वाली अभिक्रिया जो मैंने समझाई थी वो वाली अभिक्रिया, वो अभिक्रिया देख लेना, आ जाएंगे उससे नंबर, वो रिएक्शन लिख देना। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन है धातु कार्बोनिल का वर्गीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जिस तरह से कि जो धातु की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 या 3 से अधिक हो, उसके आधार पर बताया गया है। इसमें नेक्स्ट थर्ड नंबर का NaCO4 का जो अणुकक्ष कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। इसमें बी नंबर का क्वेश्चन है EN संख्या, EN को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, FeCO5 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने देना। धातु एथिलीन संकुलो, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है धातु एथिलीन संकुलो। इसको धातु एथिलीन संकुलो, इसमें जो जिसल साल्ट है ये, इसको चाहे 5 स्टार मार्क कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टिन के कार्ब धात्विक यौगिक। अब देखो ये टिन के कार्ब धात्विक यौगिक और एक आगे दे रखा है लिथियम का। वैसे लिथियम वाला क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, फिर भी मैं इसमें कोई रिस्क नहीं लूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि लिथियम और टिन वाला दोनों ही याद कर लेना। यदि दोनों भी नहीं याद कर पाते हो तो इसमें लिथियम वाला तो याद कर लेना, क्योंकि लिथियम वाले के चांसेस इसकी तुलना में थोड़े से ज्यादा रहते हैं। यदि आपकी कैपेसिटी है, ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी है, तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना। लिथियम और जो टिन वाला, इसमें से एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। रफ कॉपी में जो भी एक जो रिएक्शन लिखी हुई है, रफ कॉपी में लिख के याद देखना। सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन ही है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी रिएक्शन नहीं है, याद हो जाएगी। रिएक्शन याद कर लेना। रामायण है वो ऑटोमेटिक आप लिख दोगे, क्योंकि वो तो कलाकारी आती है आपको रामायण लिखने की। नेक्स्ट वाला 5 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 6 नंबर का क्वेश्चन था धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, ये रहने देना, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 नंबर का ओलिफेनिक कार्ब धात्विक बनाने की, ठीक है, इसमें जो जिसल साल्ट आ गया, ये इतना ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट 8 नंबर का है। 8 नंबर में इसमें चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों ढंग से रट्टा मार लेना 8 नंबर क्वेश्चन को। इसमें चारों में से आपको 1 या 2 मिल जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें EN अपना हो ही गया। और इसमें बी नंबर का क्वेश्चन है CrCO6 वाला, ये मैंने क्लास में कई बार समझाया है, इसको भी देख लेना और अपनी कॉपी में इसको देख लेना, कहीं नहीं कहीं मैंने CrCO6 की संरचना कवर की है, वहां से याद कर लेना। और साथ में CrCO6 की संरचना है ये वाली अष्टफलकीय वाली, ये जरूर बनानी है। नेक्स्ट वाले 11 लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक में फिर कह देता हूं, लिथियम और जो टिन के कार्ब धात्विक यौगिक है, एक इंपॉर्टेंट, इसमें से एक आएगा, एक की सियोरिटी है। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर का जो चैप्टर है जैव अकार्बनिक रसायन व अकार्बनिक बहुलक, ठीक है, ये चैप्टर बायो वालों के फायदा है। अब ये मत करना कि सर आप तो ये भी मैथ बायो करने लगे, ठीक है, वो मेरी पर्सनल है, ठीक है। बट इस पर फर्स्ट क्वेश्चन सुनना, अति सूक्ष्म तत्व क्या है, ठीक है। अति सूक्ष्म तत्व है यानी जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स, यहाँ देखो बुक में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। माइक्रो एलिमेंट्स आपको पता है, जो 10 माइक्रो एलिमेंट्स है उसके जिस तरह से मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, Fe है, Cu है, ये माइक्रो एलिमेंट्स है, इनके नाम लिख देना। और रामायण इसमें लिखी हुई है और रामायण को लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण बुक में रामायण लिखी हुई है, ये आपको ऐसी वाली रामायण नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है, 9th-10th क्लास की बुक उठानी है, उसमें एक आता है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्कर, बस वो नाइट्रोजन चक्कर बना लेना, काम हो गया, खत्म है नाइट्रोजन चक्कर। अब कोई बोलेगा नहीं हमारे पास तो 9th-10th की कोई बुक ही नहीं है, हमारा छोटा भाई बहन नहीं है, कोई बात नहीं है, फोन रखते हो, गूगल है, उसमें नाइट्रोजन चक्कर देखना, नाइट्रोजन चक्कर सरल सा उठा लेना, उसको बस याद कर लेना, ढंग से बढ़िया सा बड़ा सा ऐसा साइकिल बना देना, 8-10 स्टेप का नंबर आ जाएंगे, रामायण अपने अकॉर्डिंग लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम पंप से क्या समझते हो, इसमें C नंबर का क्वेश्चन है। ये सोडियम पंप कोई नई चीज नहीं है, देखो जिस तरह से ATP का निर्माण, उसमें क्या बोलते हो, उसमें 3 सोडियम 3 Na+ है, अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, और 2K+ है, 2 पोटेशियम है, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, उससे ATP का निर्माण, वो का वही पूरा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। बायो वालों को तो समझ में आ जाएगा, मैथ वालों को ट्राई करना, ये आपको भी समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आ पाता है तो मैं इसको कभी बोर्ड पे करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोजिन्स क्या होते हैं। ये फास्फोजिन्स वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा रट्टा ही मारना पड़ेगा। ये फास्फोजिन्स है, ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो देखो बोर्ड की कराने लायक क्वेश्चन है, यदि बोर्ड पे होता तो मैं इसको अच्छे से इफेक्टिव वे से करा पाता। फिर भी यदि आप चाहते हो मैं इसको बोर्ड पे करवा पाऊँ तो मेरे को ढंग से कमेंट कर देना यूट्यूब पे, तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज नहीं करवाऊंगा। अदरवाइज आपके पास में चॉइस है, रट्टा मार लेना। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें मैं 3rd नंबर की क्वेश्चन की बात करता हूँ। 3rd नंबर है CO को विषैली गैस क्यों कहा जाता है। बायो वालों को बहुत अच्छे से बताई गई है, जिस तरह से सांस है, श्वास में हम रेस्पिरेशन है, O2 को यूज करते हैं, O2 की बजाय यदि CO2 को यूज करेंगे तो भी क्या होगा, सफोकेशन, घुटन होगी। और यदि CO को यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होगी। क्यों, उसका रीजन क्या बताया था, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है। जिस तरह से ऑक्सीजन के साथ में यदि मैं मान लूँ कि इसका जो एफिनिटी है 1 पॉइंट है, तो यदि यही मैं
CO2 के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के करूँ तो ये 3 टाइम्स बढ़ जाती है, और जबकि CO के साथ में करूँ तो ये अप्रोक्स 100 टाइम्स बढ़ जाती है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ में इसके जुड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण से ऑक्सीजन जुड़ नहीं पाता है। ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, फेफड़ों तक, लंग्स तक O2 नहीं पहुंच पाएगी। लंग्स तक यदि O2 नहीं पहुंच पाई तो अपना क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी जो भोजन का डाइजेशन वगैरह वो सिस्टम नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण से CO को क्या कहा जाता है, विषैली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखना, जैव प्रणाली में क्लोराइड के 2 महत्वपूर्ण उपयोग। ठीक है, ये जो क्लोराइड के महत्वपूर्ण उपयोग यानी क्लोराइड है, उसी के कारण से क्या होता है, आयन बैलेंसिंग का वर्क होता है, और इसी के कारण से एटीपी प्रोडक्शन वाला वो सिस्टम होता है। बस 2 छोटी सी लाइन है इसमें लिखी हुई है, देख लेना। नेक्स्ट है साइटोक्रोम C की संरचना। ये साइटोक्रोम C की संरचना 1-2 बार कॉपी में प्रैक्टिस करना, और अब कॉपी में आ जाएगी, कोई इतनी हार्ड नहीं है। ऐसे डब्बे से देख के परेशान मत होना, 1-2 बार आप कॉपी में लिखना, आ जाएगी ये संरचना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, सिलिकॉन से आप क्या समझते हैं, सिलिकॉन से। अब इसमें सिलिकॉन्स के देखो कई डिग्री लिखी हुई है, याद हो तो 12th क्लास में जो सिलिकॉन कार्बन वाला चैप्टर आता है उसके लास्ट में आता है सिलिकॉन, SiCH3 का होल 4, Si2O7, Si2O3, बस वो का वही सिलिकॉन वाला सिस्टम है, वहाँ का पढ़ा हुआ है आपका 12th क्लास में, बहुत ढंग से पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। एक बार ट्राई मारना, ये सिलिकॉन्स कोई नई चीज़ नहीं है, नई रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, आपकी 12th क्लास में और फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, और हो सकता है आपने इस बार भी ऑर्गेनिक में पढ़ी होगी। ये रिएक्शन है, एक बार देखना ढंग से, कोई नई रिएक्शन नहीं है, याद हो जाएगी। ट्राई करना इनको रफ कॉपी में याद लिख के याद करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, धातु पोरफायरिन के बारे में बताइए। ठीक है, धातु पोरफायरिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, इसमें हीमोग्लोबिन की संरचना और क्लोरीन की संरचना, इन दोनों संरचनाओं में एक संरचना 100% श्योरिटी के साथ में आएगी। आपको रट्टा मारना है, किस तरह से मारोगे आपकी वो हेडेक है। इसमें कोई भी टीचर आपका किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ वो यही समझा सकता है कि ठीक है 6 मेम्ब्रेन रिंग जुड़ती है और एक 5 मेम्ब्रेन रिंग जुड़ती है, बट आपको जिस टाइप का ये, जिस तरह से यहाँ पे Fe है, किस तरह से जो पिरिडीन की संरचना इस तरह से अटैच है, आपको रफ कॉपी में 2-4 बार बनाओगे ये आ जाएगी। इस टाइप की कोई ज़्यादा हार्ड संरचना नहीं है, बट ऐसे देखोगे तो हार्ड लगेगी, रफ कॉपी में 2-4 बार ट्राई करना, आ जाएगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन और क्लोरीन हीमोग्लोबिन की संरचना और इसके साथ में जो 1 सेकेंड आपके, एक तो हीमोग्लोबिन की दी हुई है और इसके साथ में आपकी दी हुई है एक संरचना हीमोग्लोबिन की संरचना और एक क्लोरोफिल की। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में से ये देखो नेक्स्ट वाले पेज पे, पेज नंबर 2.50, ये जो क्लोरोफिल वाली संरचना है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से रट्टा मार लेना। ठीक है, मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन पे इस पे आता हूँ। ये देखो इसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन है, फोस्फोजिन्स क्या होते हैं। ये फोस्फोजिन्स तो मैंने पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट है, इसको तो ढंग से देखना है। और फोस्फोजिन्स, साइक्लोफोस्फोजिन्स में निम्न गुणों की, इसमें जल अपघटन देख रखा है, इसके क्षारीय प्रकृति, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया और नाभिक स्नेही NSR। ठीक है, अब देखो ये अभिक्रिया फिडेलक्राफ्ट में क्या होता है, ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो। NSR में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक शिफ्ट किस तरह से होता है, और जो क्षारीय गुण, क्षारीय प्रकृति यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप से या किस तरह से बताते हो वो भी आपने पढ़ा है। जल अपघटन, यही H2O के साथ, H2O की प्रेजेंटेंस में OH जुड़ेगा, एक साइड हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये ऑर्गेनिक में आप बहुत बार पढ़ चुके हो, इन अभिक्रियाओं को देखना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से देखना, फोस्फोजिन्स है, फोस्फोजिन्स के बाद में इसमें देखो जल अपघटन दिया हुआ है। जल अपघटन का मीनिंग H2O के जुड़ने की अभिक्रिया दी हुई है। यहाँ पे अभिक्रिया कुछ ज्यादा दी हुई है। ठीक है, आप 1-1, 2-2 अभिक्रिया याद कर लेना, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, ये तो पहले ही कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हमारे जीवन में आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व का मीनिंग है आपको तो जो भी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में मोस्टली जो भी जिस तरह से आपने जो माइक्रोमेटल्स, जो अब सूक्ष्म तत्व लिखे थे उनके सभी के नाम लिख देना, उसके कोई भी संकुल वगैरह याद हो तो उनके नाम लिख देना। ठीक है, बस वो ये कि हमारे जीवन में तत्व किस तरह से काम आते हैं। जिस तरह से मैग्नीशियम है, कैल्शियम का आपको पता है हड्डियों वगैरह में यूज होता है। क्लोरीन है, सोडियम है, ये क्या करते हैं, आयन बैलेंसिंग का वर्क करते हैं। तो इस तरह से जो भी आपको याद रहता है वो उस टाइप से वो लिख देना। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इसमें C नंबर का क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के 2 कार्य। अब हीमोग्लोबिन के कार्य पूछे तो बहुत, ये तो हीमोग्लोबिन है आपका रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है, किस तरह से O2 बाइंडिंग करता है, CO2 को छोड़ता है वगैरह, वो आपने यदि बायो में है तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैथ वाले हैं तो भी घबराना नहीं है, इन थ्योरी को एक बार पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन व मेटा हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं। ये मेटा वाला जुड़ गया। ठीक है, मेटा वाला का मीनिंग है कि देखो इसमें
यहाँ पे जुड़ा हुआ है। Fe कौन सी अवस्था में होता है? Fe मोस्टली Fe+2 में होता है, बस Fe है वो Fe+3 अवस्था में आ जाए, यानी फेरस से फेरिक में आ गया, वही मेटा वाली सिस्टम हो गई। इसमें लिखा हुआ है, ये देख लेना, जिस तरह से हेमी है Fe+2 में था, ऑक्सीजन की प्रेजेंट टेंस में किस में बदल गया? हेमिटीन में। Fe+3 में बदल गया, बस वही मेटा वाला सिस्टम है। इसको पढ़ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला 10 नंबर का क्वेश्चन है फॉस्फोजिन्स, सिलिकॉन्स, ये अपना हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देखना इस पर सी नंबर का सिलिकॉन रबड़ का वल्कनीकरण। ये रबड़ का वल्कनीकरण है, ये ढंग से थोड़ा देखना, ये आ जाता है जिस तरह से, देखो आपने वल्कनीकृत रबड़ पढ़ा था, उसमें जिस तरह से सल्फर की प्रेजेंटेंस में उसमें क्या होता है, तन्यता वगैरह बढ़ाई जाती है, वो का वही सिस्टम है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दे रखी है वल्कनीकृत रबड़ की, वो देख लेना। अब मैं लास्ट बात करता हूँ इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसकी सुनिएगा। देखो इसमें जो फर्स्ट है अति सूक्ष्म तत्व है, ठीक है। अति सूक्ष्म तत्वों को देखना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन का जो आपका साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल को आपको इसको देख लेना है। नाइट्रोजन साइकिल जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जिस तरह का बना हुआ है आपको 10th क्लास में 12th क्लास का या किसी भी प्रकार का कोई भी गूगल से कहीं भी मिलता है, तो वो नाइट्रोजन साइकिल है, आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ये हो गया। सेकेंड फॉस्फोजिन्स, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है फॉस्फोजिन्स, ये फॉस्फोजिन्स और सिलिकॉन्स। फॉस्फोजिन्स और सिलिकॉन्स एक की सियोरिटी है, एक आ जाएगा। आपकी हेडेक है किस तरह से याद करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO को विसैलिक गैस, ये छोटा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइटोक्रोम C की संरचना, ये साइटोक्रोम C की संरचना ये देख लेना, इसके थोड़े चांसेस है बट इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है ये। सिलिकॉन्स और फॉस्फोजिन्स वाले में एक क्वेश्चन की सियोरिटी 100% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोजिन्स हो ही गया। ये जरूर देख लेना। 9 नंबर के क्वेश्चन में C नंबर का है ना, मेटा मायोग्लोबिन और मेटा हीमोग्लोबिन, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, ठीक है। और तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं है इतना। चलो ये कंप्लीट हो चुका है। 5th नंबर के चैप्टर में फॉस्फोजिन्स और सिलिकॉन्स एक की सियोरिटी है, और उसके साथ में सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल है, इसकी संरचना ढंग से देख लेनी है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल की संरचना, इन दो की संरचना, और फॉस्फोजिन्स और सिलिकॉन्स इनके बारे में, ठीक है। इन चारों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। और नाइट्रोजन साइकिल वाला चक्कर है वो भी देख लेना। और मैं अब बात करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर होगा या नहीं होगा, वो इस पर डिपेंड करता है आप इस मेरी वीडियो को कितने स्टूडेंट्स तक पहुँचाते हो और कितने कमेंट आते हैं। यदि मोर देन 30 कमेंट आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, उसकी मैं सभी ऑल सब्जेक्ट ही बना दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, आप अच्छे से मस्त होके पढ़ो। यदि आपके कमेंट्स आएंगे, आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे तो मैं बना दूंगा, नो इश्यू। ओके, थैंक्स।